जेबीसीसीआई सदस्य सह सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के कोल प्रभारी सुरेंद्र कुमार पांडे डकरा पहुंचे। डकरा पहुंचने पर इनके एरिया कमेटी के द्वारा बुक्के देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जेबीसीसीआई सदस्य ने मीडिया से भी बातचीत की। मौके पर प्रभारी राजू रंजन सिंह, अध्यक्ष दिलीप कुमार, महामंत्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त महामंत्री मनोज रजक, इनके एरिया सचिव अमर भूषण सिंह, विजय कुमार गुप्ता, अनूप खन्ना, मिथिलेश सिंह, प्रमोद कुमार पाठक समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 2 दिनों के लिए सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन है, इन 2 दिनों में 2 अलग अलग क्षेत्र, पिपरवार क्षेत्र और उधर मगध आम्रपाली क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेना, कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक उनको उद्बोधन देना और एक नई ऊर्जा का संचार करना, कुल मिलाकर ये संगठनात्मक उद्देश्य जो है बैठक का रहा है। हाल फिलहाल में मजदूरों की उम्मीद इस आस पर है कि इस बार का जो वेतन समझौता होगा उनके लिए क्या क्या होता है? जी, वेतन समझौता जो होने वाला, आवाज नहीं आ रहा है, मजदूर में मास्क खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मजदूर देख रहे हैं कि आने वाला वेतन समझौता है, तो उनके लिए क्या क्या बेहतर चीज हो पाएगी इसमें? इस बार का मांग पत्र जो है वो अन्य जितने भी वेतन समझौते हैं उनसे अलग हटकर हम लोगों ने तैयार किया है। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि इस बार के मांग पत्र को तैयार करने के लिए हम 4 संगठन के लोग, सीटू, एटैक, एचएमएस और बीएमएस, ये चारों इकट्ठे बैठकर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये मांग पत्र तैयार किए। इसमें कालरी में जो नया 18 वर्ष में नया अपॉइंटी भर्ती होता उसकी भी सब प्रकार की चिंता, फिर जो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं उनकी भी चिंता, और जो रिटायर्ड होकर के घर बैठ गए हैं उनकी भी चिंता। कुल मिलाकर के न्यू अपॉइंटी से लेकर रिटायरमेंट तक के कर्मचारी की सब प्रकार के, फिर वेतन हो, भत्ते हो, सुविधाएं हो, अलाउंसेस हो, पर्क हो, इस सारी सुपरन्यूशन बेनिफिट हो, सब प्रकार की एक चिंता जो है और उससे संबंधित मांग पत्र जो है वो तैयार हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी तक का एक ऐतिहासिक मांग पत्र जो है, मेरी जानकारी में कम से कम नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 6 से मैं मेंबर रहा हूँ। पहले अल्टरनेट मेंबर रहा, साथ में मेन मेंबर रहा, 8, 9, 10 में नहीं था, 11 में फिर मेंबर हुआ। तो एक अलग प्रकार का यूनिक जो है चार्टर ऑफ डिमांड है, और अगर ये ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो गया, सभी ट्रेड यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर जैसे आज खड़ी हैं, कल भी खड़ी रह गई, और मैनेजमेंट ने भी ठीक प्रकार से नेगोशिएशन में सहभागिता निभाई, एक अच्छा वेतन समझौता मजदूरों को प्राप्त हो सकेगा। असंगठित मजदूरों की समस्या जो उनकी हाई पावर कमेटी के अनुसार जो दिया जाना था सब कुछ, इन दोनों एरिया में फुलफिल नहीं हो पा रहा है, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, 2 एरिया छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कोल इंडिया की किसी कंपनी में पूरा नहीं हो रहा है। और ये हम लोगों के बड़ा सोचनीय विषय हम लोगों के सामने है कि लगातार हाई पावर कमेटी जब पहली बार बनी थी तो उस पहली कमेटी का मैं मेंबर था। बहुत खोज करके नॉन कोल का बेजेस, कहाँ से इनको बेजेस देना, किस प्रकार का बेजेस देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेजेस देना कि किसी अर्धशासकीय संस्थान का बेजन देना, ऑटोनॉमस का देना, फिर खोज करके नॉन कोल का बेजेस निकाल कर लाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एग्रीमेंट में ले करके आए। बाद में आज इतने दिन बीत गया, वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। मेरे विजिट का एक दूसरा प्रयोजन ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भारत सरकार की है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। और हमने इनको कॉन्ट्रैक्टर लेबर इसलिए लगाने के लिए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लेबर लगाना है अस्थायी काम में, इसके लिए ये बोर्ड के पास हमारे पास आते हैं कि आप हमें अनुमति दीजिए। तो हमने इनको इस शर्त पर अनुमति दी थी कि आप हाई पावर कमेटी के बेजेस और जो एक्ट में लिखी हुई पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ सीएमपीएफ एक्ट, पेंशन और कंपनसेशन एक्ट, ऐसे सारे एक्ट्स के प्रावधानों को आप ठेका मजदूरों पर लागू करेंगे, उस शर्त पर इनको हमने परमिशन दिया। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, हमारी भी टीम कॉन्ट्रैक्टर लेबर सेंटर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होने के नाते मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी मजदूरों के संपर्क में आया हूँ, उनसे बातचीत किया हूँ। मुझे यह स्पष्ट हुआ
जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कहीं किसी भी एरिया में उनको हाई पावर कमेटी की बेसिस जो है उनको भुगतान नहीं हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर लेबर का क्या करना और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो उसके बारे में हम लोग बैठकर विचार कर रहे हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर लगाने से जो एग्जेम्पशन इन्होंने लिया है उसको अगर हम रोक लगा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर आप नहीं लगाएंगे तो जो मजदूर जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर रोजगार में है उसका रोजगार चला जाएगा। तो हमारे सामने तो दोनों प्रकार की समस्या है। अगर हम एग्जेम्पशन विड्रा कर लें इनका या आपको जो दी हुई छूट को हम वापस लेते हैं तो एक भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर नहीं लगा पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के सामने रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। एग्जेम्पशन को कंटिन्यू रखते हैं तो वो हाई पावर कमेटी का बेजेज उनको नहीं मिलता है। तो इन दोनों के बीच में कहाँ समन्वय बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसी के लिए अलग अलग एरिया के जनरल मैनेजर से बातचीत करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव देना, उनके भीतर भय पैदा करना कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपका एग्जेम्पशन विड्रा कर लेंगे। ये जो काम जो है 2 दिनों से यही काम जो है भारतीय मजदूर संघ के नाते मैं कर रहा हूँ। खदानों को अब निजी हाथों में सौंपने की जो तैयारी चल रही है उसको आपकी संगठन किस रूप में देखती है, फायदा या नुकसान? नहीं, निजी हाथ में जाने का मतलब ही है नुकसान। नुकसान का मतलब कुल मिलाकर के निजी हाथ, और हम अभी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं या कह सकते हैं सरकारीकरण में है, ऐसा भी कह सकते हो। तो सरकारीकरण से निजीकरण की ओर जाना, इस कारण यह हमारे सामने एक सोचनीय विषय है कि क्यों निजीकरण में जाना, और निजीकरण में जाए सरकार ले जाने के लिए आमादा है। तो निजीकरण से कोयला उद्योग को बचा सके इसके लिए एक लंबे समय से संघर्ष तो चल भी रहा है। तो कुल मिलाकर के निजीकरण से कैसे बचा सकते हैं उसके लिए बार बार संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि संघर्ष करते 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 इतना ही हुआ कि निजीकरण जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ा, लेकिन निजीकरण फिर भी हुआ। आज लगभग 35% कोल इंडिया का शेयर निजी हाथों में चला गया। 2.5% बाई बैक कर लिए हैं तो एक अलग विषय है, 33% 33.5% तो चला ही गया। तो कुल मिलाकर के बहुत विरोध करने के बाद भी जो निजीकरण तेजी से होना था वो थोड़ा उसकी गति कम हुई है, लेकिन कुल मिलाकर निजीकरण तो हुआ। ये हम लोगों के सोचने का विषय तो है, और आगे चलकर निजीकरण के कारण से मजदूरों की दशा दुर्दशा, उनकी सेवा शर्तों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। आज जो ठेका मजदूर की स्थिति है, कल वही हमारे स्थायी मजदूरों की स्थिति भी उसी प्रकार से बद से बदतर हो जाएगी।